हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। तो ये वाले तो आपको पता ही है कि अपने कुछ पेड कोर्सेज हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन करके भी दिया है। आरएएस वाले बच्चों के लिए कोर्स है, एसएससी सीडीएस वाले के लिए कोर्स है, ट्रांसलेशन बैच उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे पैसेज। और पैसेज सोल्व कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स याद रख लेने हैं और उसके बाद में हम जो पढ़ रहे हैं वहां पे जैसे ही आपको वो कीवर्ड्स नजर आए तो आप फिर उसका आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंट्रल इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2025। तो मुख्य मुद्दा क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने 2025 सितंबर 2025 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सितंबर 2025 में मुख्य मुद्दा क्या था ये पूछा है। दूसरा, विच प्रोविजन डिड द कोर्ट पुट ऑन होल्ड। कौन से प्रावधान को कोर्ट ने स्थगित कर दिया, कौन सा प्रावधान है जिसको कोर्ट ने स्थगित कर दिया, ये बताना है। इसके बाद आपको बताना है कि हाउ डज द गवर्नमेंट जस्टिफाई द अमेंडमेंट्स। कि गवर्नमेंट जो है वो संशोधनों को जस्टिफाई कैसे करती है, कैसे सरकार संशोधन जो हैं उनको ठीक है कैसे ठहराती है। जस्टिफाई करने का मतलब जो भी है वो ठीक है ये बताना। तो ये कैसे इसको ठीक ठहराती है अमेंडमेंट्स को। फिर है द रिमूवल ऑफ वर्क बाय यूजर। ये वर्क बाय यूजर जहां पे आ जाए, रिकॉग्निशन मतलब ये जो मान्यता है वर्क बाय यूजर, इस मान्यता को हटाना जो है वो अपहेल्ड, इसको सपोर्ट किया गया किस कैविएट के साथ। कैविएट का मतलब होता है आप शर्त कह सकते हो या चेतावनी कह सकते हो। तो किस चेतावनी के साथ या किस शर्त के साथ वर्क बाय यूजर जो एक मान्यता है उसका रिमूवल को ठीक ठहराया गया। और एक वोकैब बेस्ड है, विंडिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमें डिस्कस करनी है इस एडिटोरियल में। आज के एडिटोरियल में एक और खास बात है, और आज से हम मतलब थोड़ा सा और इसको अपग्रेड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस एडिटोरियल को मैं इतना अच्छे स्तर तक लेके जाऊंगा जो आपकी इमेजिनेशन से परे हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने अब से इसको इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स जोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो 5 फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। हालांकि याद आपको कर लेना है, इतना सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा तो सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। क्लिंग टू जो है इसका मतलब है वैसे क्लिंग चिपकना होता है ना। तो आप जब कोई चीज को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हो या फिर आप कहो कि भाई मैं इस चीज से चिपका हुआ हूं, चिपके ही रहें, आप उसको छोड़ते नहीं हैं, तो इसका मतलब आप यूं समझिए कोई लक्ष्य है या कोई आप किसी कोज को लेकर किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर जीवन में काम कर रहे हैं और उससे आप चिपक गए हैं और आप उससे गिव अप नहीं कर रहे हैं कि बस मेहनत करता रहूंगा लेकिन मैं ये प्राप्त करके रहूंगा, तो उसको क्लिंग टू बोलते हैं, पकड़े रहना या छोड़ने से इनकार करना। ड्वेल ऑन, ड्वेल वैसे रहना होता है और आपका दिमाग मान लीजिए ऑन मतलब कोई टॉपिक पर, आपका दिमाग किसी टॉपिक पर चल रहा है, इसका मतलब आप उस पर बार बार सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफन अनप्लीजेंट। अक्सर कोई अनप्लीजेंट चीज के बारे में काफी चीज सोचते रहना या फिर बात करते रहना उसको ड्वेल ऑन कहते हैं, चिंतन करना, ठीक है, चर्चा करना। फिर है वे इन ऑन, वे मतलब वजन होता है, वेट लगाते हैं वजन, तो वे क्रिया है, वजन मापना ऐसे। वे इन, तो आपने मान लीजिए वजन जो है वो किसी चीज पे डाल दिया, अपने आइडियाज का वजन डाल दिया, तो उसमें आप ओपिनियन दे रहे हैं, आप उसमें अपने विचारों को शामिल कर रहे हैं। टू गिव एन ओपिनियन और ज्वाइन अ डिस्कशन। ये सब चीजें याद कर लेना है आपको नेक्स्ट सेशन से पहले पहले, ताकि मैं जब इन वर्ड्स का रिवीजन करवाऊं तो आपको ये सब चीजें याद रहें, ठीक है। आगे देखिएगा। एक्ट अपॉन है, ये तो सीधा सीधा एक्ट मतलब कार्य करना होता है, तो कार्यवाही करने को एक्ट अपॉन बोलते हैं। टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन एडवाइस या इंफॉर्मेशन, कोई सलाह या सूचना के आधार पर कार्यवाही करना, अमल करना। और बेल आउट, बेल मतलब जमानत, जमानत लेके आउट हो गए, मतलब मान लीजिए आप जेल से बाहर आ गए, इसका मतलब वो संकटकालीन परिस्थितियां जो थी जेल में, आपका एक हार्डशिप वाली लाइफ जो थी उससे बाहर आप आ गए हो, तो संकट से निकलना या बचाना। टू रेस्क्यू फ्रॉम डिफिकल्टी, मुश्किलों से बचाना, ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल, विशेष करके वित्तीय अगर डिफिकल्टी है तो उसको बेल आउट करना कहते हैं। ये तो फ्रेजल वर्ब्स थी कुछ। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहेगी इस कड़ी में
कि मैं वो फ्रेजल वर्ब्स और वो इडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें शामिल करूं जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं या फिर कहें कि आपने बहुत बार नहीं देखी हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कुछ पूछा जाने लगा है जो अभी आपने देखा नहीं है, कुछ नई चीजें आने लगी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ नई चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ये 5 तो फ्रेजल वर्ब्स हैं और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ये और देख लीजिए एक बार। पहला आपसे पूछा है रीच अक्रॉस द आयल। रीच अक्रॉस द आयल, आयल का मतलब गली होता है। मैं थोड़ा बहुत आपको एक हिंट दे रहा हूं क्योंकि मैं इसको लेंथी नहीं करना चाह रहा सेशन को, अदरवाइज तो बहुत अच्छे से भी इसको हम डिस्कस कर ही सकते हैं, लेकिन बस आपको याद करना है चीजें। आयल का मतलब गली होती है, अक्रॉस का मतलब के पार होता है, रीच का मतलब पहुंचना है। तो मान लीजिए गली के उस पार, गली के पार कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा है और आप वहां तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब अपना सपोर्ट, अपना सहयोग आप उस व्यक्ति को भी दे रहे हैं जो दूसरे गली में रहता है, जो आपके पड़ोस में नहीं है, आपके नजदीक नहीं है, या फिर कहें कि जो लोग आपके विपक्ष में हैं उनका भी सपोर्ट करना, ऐसा मतलब हो जाएगा। तो टू मेक एन एफर्ट टू कोऑपरेट और फॉर्म अग्रीमेंट विद द अपोजिट साइड, तो प्रयास करना सहयोग करने का या फिर सहमति लाने का, किसके साथ? अपोजिट साइड के साथ, जो विपक्ष है उसके साथ। सेट द टोन, सेट द टोन का मतलब है टू स्टैब्लिश ए पर्टिकुलर मूड और स्टैंडर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब आपने टोन सेट कर दी है, आपने माहौल सेट कर दिया है, इसको बोलते हैं माहौल सेट करना। तो स्टैब्लिश ए पर्टिकुलर मूड और स्टैंडर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही वातावरण या मानक स्थापित करना। टिल्ट द बैलेंस, टिल्ट का मतलब झुकाव होता है। टिल्ट अगर कोई चीज है, जैसे टिल्ट स्टीयरिंग भी आजकल गाड़ियों में आते हैं, वो भी थोड़ा झुक जाता है। टिल्ट का मतलब थोड़ा सा झुकाव होना। तो अगर मान लीजिए बैलेंस है ना, टिल्ट द बैलेंस। तो तराजू, बैलेंस में तराजू, तराजू एक तरफ झुका हुआ है, एक साइड झुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? किसी स्थिति का झुकाव एक पक्ष की ओर होना, मतलब एक प्रकार से पक्षपात करना, ऐसा हो सकता है। पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल राजनीतिक है, और टर्मोइल का मतलब उथल पुथल है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब होगा राजनीतिक उथल पुथल या अस्थिरता। तो स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी और डिसऑर्डर इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, इससे आगे चलिए। फिर है अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ये सुना होगा आपने। ये दोधारी तलवार को बोलते हैं। दोनों ही साइड में अगर एज हो, दोनों ही साइड का किनारा हो स्वॉर्ड का, दोधारी तलवार, दोनों तरफ से ही मरना तय है, तो जिसमें नुकसान भी फायदा भी दोनों चीजें हो। टेक अ स्टैंड, स्टैंड लेना, टेक मतलब लेना, स्टैंड लेना मतलब अपनी राय में दृढ़ रहना, जो आपने ओपिनियन दिया है, जो आपके विचार हैं उसमें दृढ़ रहना। टू पब्लिकली एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और पोजीशन फर्मली। प्ले द कार्ड, कार्ड प्ले करना। कई बार कहते हैं ना कि आप एक पॉलिटिकल कार्ड या क्या कहते हैं जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं, तो कार्ड प्ले करना मतलब अपना एजेंडा प्ले करना एक प्रकार से। तो पर्टिकुलर इश्यू जो है ना उसको यूज करना खुद के फायदे के लिए, अपना एजेंडा, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, है ना। ये मतलब है कोट इन अ वेव ऑफ अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब बेचैनी होती है, वेव का मतलब लहर होती है, कॉट मतलब फंस जाना। तो बेचैनी की लहर में फंस जाना, बीच भंवर में फंस जाना, अशांति की लहर में उलझ जाना, ये मतलब है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ते हैं तो वैसे ही याद हो जाती हैं चीजें ये। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इरप्टेड, स्ट्रॉन्ग मतलब कड़ा, अपोजिशन मतलब विरोध, इरप्ट मतलब प्रस्फुटित होना। तो तीव्र विरोध अचानक से शुरू होना, ठीक है। और गियर अप फॉर, गियर अप, आप जब बाइक चलाते हैं और आपने मान लीजिए मैक्सिमम जो बाइक है भारत में जो नहीं बनी है ना, जनरली वो बाइक्स, उनका गियर उल्टा मतलब अप करोगे तब चलना वो स्टार्ट होती है ना। तो आपके कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा मान लो गियर आपने अप किया है। फोर मतलब उद्देश्य ये है कि कहीं जाने के लिए आपने अप किया है, गाड़ी चलने स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि इंग्लिश जो है ना भारत की भाषा है नहीं, ये दूसरे देशों की भाषा है। तो इसको आप भारत से ना जोड़कर जिन देशों की भाषा है वहां से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो आप विदेशी बाइक देखेंगे, आप जैसे होंडा वाली बाइक देखेंगे, तो उसमें आप गियर को अप करेंगे, जबकि हमारे यहाँ बजाज आती हैं ऐसे, उसको जनरली हम उसमें डाउन करते हैं गियर को। ये बस लिंक करने वाली बातें हैं, बाकी तुम कोई एक्सेप्शनल केसेस बताने शुरू मत कर देना कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं ऐसे होता है, मेरे पास ये बाइक है, मुझे इतना पता नहीं। बाकी मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, उसके आधार पर मैंने लिंक करने का इसको प्रयास किया है। तो ये कुछ 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 5 हमने फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस की हैं। अब आते हैं आज के एडिटोरियल पर, जिसका सबसे पहले तो टोन क्या है? बैलेंस्ड टोन है। बैलेंस्ड टोन मतलब लेखक यहाँ पे ना तो ज्यादा सपोर्ट में है और ना ही ज्यादा क्रिटिकल साइड पर है, ना ज्यादा आलोचना कर रहा है, ना ज्यादा समर्थन कर रहा है, तो बैलेंस्ड है। एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल जो है वो बताता है सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 का जजमेंट, ठीक है। सितंबर 2025 में निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, किस पर? वक्फ एक्ट पर। ये एक वक्फ
संशोधन अधिनियम है 2025 उस पर। द कोर्ट स्ट्रक अ बैलेंस, कोर्ट ने यहाँ संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है बाय स्टेइंग सम कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस। कैसे? कुछ जो विवादास्पद प्रावधान हैं उनको रोक कर, उन पर स्टे लगाकर, सच एज, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिएटिंग वक्फ, जैसे कि प्रतिबंध लगाया है वक्फ को बनाने पर, एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और जो भी पावर्स दिए गए थे जिला न्यायाधीशों को, जिला कलेक्टर्स को, उनकी उनकी जो पावर्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, वाइल अपहोल्डिंग अदर्स, जबकि दूसरे चीजों को सपोर्ट करते हुए। द गवर्नमेंट जस्टिफाइज द लॉ, जो सरकार है वो कानून को जस्टिफाई करती है, ठीक है, मतलब ठीक ठहराती है, सही ठहराती है। एज, क्यों? क्योंकि नेसेसिटी टू कर्ब मिसयूज, हालांकि एक प्रश्न का आंसर यहाँ पे आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ को कैसे जस्टिफाई करती है, तो यहाँ बता रखा है एज नेसेसरी, ये कहा है कि भाई जरूरी था, जरूरी इसलिए था कि आप दुरुपयोग को रोक सकते हैं इससे। वाइल क्रिटिक्स सी, जबकि जो आलोचक लोग हैं वो देखते हैं आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस, की आपने ऐसा करके मनमाने ढंग से इंटरफेरेंस को या हस्तक्षेप को जगह दी है। द रूलिंग लेफ्ट बोथ सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स पार्शियली विंडिकेटेड, तो जो ये निर्णय आया है इसने दोनों लोगों को, दोनों पक्ष को, चाहे वो जो इस चीज के सपोर्टर्स हैं उनको कहें या फिर जो क्रिटिक्स आलोचक उनको कहें, उनको आंशिक रूप से विंडिकेटेड किया है। विंडिकेटेड का मतलब होता है जस्टिफाइड को बोलते हैं, सपोर्टर को बोलते हैं, तो दोनों ही आंशिक रूप से इससे सहमत है। कुछ दोनों ही आंशिक रूप से सहमत है, तो यूं भी कह सकते दोनों आंशिक रूप से असहमत भी हैं, दोनों सी बातें कह सकते हो। तो वैसे विस्तार से पढ़ोगे तो सारे वर्ड्स का मीनिंग और ग्रामर सब हम डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से पढ़ना। लेटर एंड स्पिरिट नाम से एडिटोरियल है। लेटर एंड स्पिरिट में कोई चीज है, इसका मतलब, लेटर मतलब है अक्षर, स्पिरिट का मतलब है उसके पीछे की भावना। तो अक्षर में जो लिखा गया है वही उसका अभिप्राय भी है। ऐसा नहीं है कि कथनी करनी में अंतर है, जो लिखा गया है वही उसका अभिप्राय भी है। तो यही इसका मतलब लेटर एंड स्पिरिट का, बोथ लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड द इंटेंट ऑफ द लॉ। दोनों चीजें, एक तो लिटरल इंटरप्रिटेशन भी है, मतलब अक्षर से या शब्द से क्या अभिप्राय है वो, और साथ में उस कानून का क्या आशय है, क्या उसका इरादा है, वो दोनों। तो यहाँ पे अभिप्राय और आशय दोनों अभिप्राय और आशय, अभिप्राय और आशय, ठीक है। दूसरा वर्ड है स्टे। स्टे का मतलब रोकना है, कोर्ट स्टे लगता है, हॉल्ट करना, सस्पेंड करना। अपहोल्ड का मतलब समर्थन करना है, अपहोल्ड का मतलब क्या है? समर्थन करना। फिर है वॉक ए टाइट रोप। वॉक ए टाइट रोप एक फ्रेज है। अच्छा, जो अखबार में न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान जो भी फ्रेजेस आपके आ रहे हैं उनको विशेष ध्यान दें, आजकल ये चीजें ज्यादा रिपीट हो रही हैं परीक्षाओं में। वॉक ए टाइट रोप का मतलब है बहुत सावधानी पूर्वक कोई कार्य करना, सावधानी पूर्वक कार्य करना, बहुत ही सावधानी से कार्य करना। और एंडोमेंट जो है वो अनुदान को बोलते हैं, इसको आप डोनेशन भी कह सकते हैं, फंडिंग भी कह सकते हैं, ग्रांट भी कह सकते हैं, अनुदान। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कुछ वर्ड्स हम इस स्लाइड में देखेंगे। इमेज आपको थोड़ा सा लिंक करने में मदद करेगा कि कहानी किस बारे में है। चलिए, जो बच्चे नए हैं वो समझें। जो रेड कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो ब्लू कलर में है वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट है। तो लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है अभिप्राय और आशय ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जजमेंट। ये किस बारे में एडिटोरियल है? तो सुप्रीम कोर्ट और जो ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है उसके निर्णय के बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब जो है वो क्या है? डिड। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब डिड है। वेल यहाँ एडवर्ब है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, क्या करके? स्टे लगाकर, मतलब रोक कर, होल्ड करके, सस्पेंड करके, एंड अपहोल्ड, और क्या करके? सपोर्ट करके, डिफरेंट वक्फ एक्ट प्रोविजंस, अलग अलग जो वक्फ अधिनियम के प्रावधान हैं उनको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ही किया, क्या करके? एक तो स्टे लगाकर और दूसरा सपोर्ट करके अलग अलग जो इस अधिनियम के प्रावधान हैं, है ना, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान है, क्या स्टिपुलेशंस है, क्या कंडीशंस है ना, इसको लिख सकते हैं आप। प्रोविजंस का मतलब होता है स्टिपुलेशन, या आप इसे कह सकते हैं कंडीशन, ठीक है। इसको ऐसा करके इसने अच्छा किया, ये इसकी सब हेडलाइन थी। अब यहां से आप ग्रामर वगैरह सब देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉक्ड, वैसे ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेज किया, क्या करके, इन इट्स जजमेंट, अपने जजमेंट में। जजमेंट कौन सा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है आपका, ये नाउन है। जजमेंट कौन सा, जो डिलीवर किया गया, ये एडजेक्टिव है ना। और एडजेक्टिव अगर बाद में दे दिया जाए तो उसको हम पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। कौन सा जजमेंट, जो डिलीवर किया गया किस तारीख को, तो ऑन लगता है पर्टिकुलर डे या डेट से पहले। तो यहां हम 15 सितंबर की ही बात कर रहे हैं, तो ऑन लगा है 15 सितंबर 2025 को जो निर्णय दिया गया था उस पे। और ये निर्णय किसको लेकर लिखा गया, दिया गया था, इस संशोधन अधिनियम को। और जो भी अधिनियम होते हैं वहां पे दे लगता है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अधिनियम जिसने संशोधित किया, जिसने अमेंड किया, अमेंड का मतलब होता है ऑल्टर करना, चेंज करना, जिसने बदला, किसको बदला, द 1995 वक्फ एक्ट को, इस अधिनियम को। टू रेगुलेट, और किसके लिए, ऐसा करने के लिए। टू के साथ बेस फॉर्म है तो इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का फंक्शन होता है कि वो पर्पस बताता है। इन्फिनिटिव जो होते हैं, टू के साथ जो बेस फॉर्म होती है वो बताते हैं पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य क्या था इसका, मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट्स को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना, नियमों में बांधना, किसको, मुस्लिम धार्मिक जो अनुदान है उनको। एंडोमेंट का अनुदान भी होता है, एंडोमेंट का ट्रस्ट भी होता है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, किस सहित, वास्ट लैंड, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत। लैंड होल्डिंग्स मतलब जो जमीनें इनके पास थी, होल्डिंग्स मतलब जो जमीनें इनके अधिकार जिनके था। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत भर में। इस अक्रॉस को ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है थ्रू आउट। अब एक बार फिर से देखिए, ध्यान से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही सावधानी बरती, किस में, अपने निर्णय में। निर्णय कौन सा, जो 15 सितंबर 2025 को दिया गया, किस मुद्दे को लेकर दिया गया उसके लिए ऑन लग रहा है, इस संशोधन अधिनियम को। इस अधिनियम ने क्या किया, इस संशोधन अधिनियम ने क्या किया, इसने 1995 वाला जो अधिनियम था ना उसको संशोधित किया। किस लिए किया, मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। और इसमें क्या शामिल था, इन अनुदान में, इन ट्रस्ट में क्या शामिल था, वास्ट लैंड होल्डिंग्स भी शामिल थी। और कहां पे, पूरे भारत भर में। बात क्लियर है। ये पूरी कहानी इस फर्स्ट स्लाइड की थी। आगे चला जाए। हर चीज ध्यान से पढ़नी है, हर चीज अच्छे से याद कर लेनी है। रिवीजन प्रॉपर करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल कर आएगा। और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर तो देखो, ये चीजें फॉर्मेलिटी है, फिर तो कितना ही पढ़ लो, इंग्लिश फिर जैसी है वैसी रहनी है। और इंग्लिश क्या, किसी भी चीज में रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ होना नहीं है। द कोर्ट पुट सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑन होल्ड। देखो, पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है स्थगित करना, है ना। एडजर्न, क्या करना है, स्थगित करना। एडजर्न करना, डिले करना, पोस्टपोन करना। फ्रीज का मतलब है रोकना, ये भी एक प्रकार से होल्ड डालना या सस्पेंड करना, ये मतलब होता है। ग्राउंड्स का मतलब है आधार या कारण। ग्राउंड मतलब मैदान होता है, ग्राउंड्स का मतलब कारण होता है, ये नाउन में आप पढ़ते हो। ग्राउंड मतलब मैदान, ग्राउंड्स का मतलब कारण। टर्न आउट का मतलब होता है निकल कर आना, ठीक है, घटित होना। टर्न आउट का मतलब क्या है, घटित होना। और विंडिकेशन का मतलब है जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन, कंफर्मेशन, पुष्टि को कह सकते हैं। पुष्टि कह दीजिए, जस्टिफाई करने का प्रोसेस कह दीजिए, है ना, इसको बोलते हैं। अब देखो, द कोर्ट पुट सेवरल कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑन होल्ड। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सेवरल, सेवरल जो है ना वो डिटरमिनर है। सेवरल क्या है, डिटरमिनर है। कंट्रोवर्शियल क्या है, एडजेक्टिव है। प्रोविजंस बोलते हैं इसको, ये क्या है, नाउन है। तो कोर्ट ने अनेक विवादास्पद प्रावधानों को होल्ड पर रखा, बट लेकिन रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। बट कंजंक्शन हो गया, किससे इनकार कर दिया, फ्रीज करने से, रोकने से। द एंटायर एक्ट मतलब पूरा एक्ट जो है, पूरा अधिनियम है, उसको सीज करने से रोक दिया। ऑन ग्राउंड्स, किस कारण पर, किस आधार पर, आधार था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, एक तो संवैधानिकता, इसका मतलब है लीगैलिटी भी कह सकते हो या वैलिडिटी भी कह सकते हो। एंड अदर कंसर्न्स, और कुछ अन्य चिंताएं। अदर जो है वो डिटरमिनर है। अदर के बाद याद रखिएगा कि प्लूरल नाउन का प्रयोग हम करते हैं, या फिर मैं इसको उल्टा कहूं कि प्लूरल नाउन अगर है तो उससे पहले अदर लगाते हैं, ठीक है। कोर्ट ने अनेक विवादास्पद प्रावधानों को क्या किया, होल्ड पर रखा, लेकिन इनकार कर दिया पूरे एक्ट को फ्रीज करने से। किस आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और अन्य चिंताओं के आधार पर, या इस कारण से। क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो ये नाउन है। टी एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं। एंड कंजंक्शन है। अदर डिटरमिनर है, कंसर्न्स नाउन है,
ठीक है। दिस टर्न्ड आउट टू बी, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। अगर नाउन होता है दिस दैट दीज दोज के सामने, कोई बच्चा नया है तो समझ लें, दिस दैट दीज दोज, इनके बाद में अगर आपको नाउन मिलता है तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और इनके बाद में नाउन नहीं मिलता है तो इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस टर्न्ड आउट, ये चीज घटित हुई, टू बी, या ये चीज निकल कर आई, उभर कर आई, इमर्ज हुई, किस रूप में, टू बी अ रेयर इंस्टेंस, की ये दुर्लभ उदाहरण के रूप में। रेयर यहां पे एडजेक्टिव है, दुर्लभ, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, नाउन है एग्जाम्पल। ये एक दुर्लभ उदाहरण बनकर आई, वेयर, जहां सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द एक्ट, जहां जो समर्थक हैं और जो आलोचक हैं एक्ट के, इस अधिनियम के, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, विंडिकेशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, ठीक है। अपनी अपनी, रेस्पेक्टिव मतलब होता है अपनी अपनी, जो सपोर्टर्स थे उनका खुद का, क्रिटिक्स मतलब उनका खुद का, पोजीशंस मतलब जो भी उनका राय है, जहां पर वो स्टैंड ले रहे हैं, इन द कोर्ट्स ऑर्डर मतलब कोर्ट के आदेश में। तो ये एक दुर्लभ उदाहरण साबित हुआ जहां चाहे समर्थक हो या आलोचक हो इस अधिनियम के, कौन सा अधिनियम, यही संशोधन अधिनियम है ना, इसने दावा किया, है ना, इन दोनों ने ही क्या है, क्लेम किया, दावा किया, विंडिकेशन का, कंफर्मेशन का, वैलिडेशन का, कि इन्होंने इसको वैलिडेट किया, इन्होंने सपोर्ट किया, किसको, अपने अपनी पोजीशंस को, किसमें, कोर्ट के आदेश में। तो एक तो विंडिकेशन का सिनोनिम क्या है वो हम लगा सकते हैं अब। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या पूछा गया था। 5 नंबर का क्वेश्चन था, क्या पूछा था आपसे कि द वर्ड विंडिकेशन इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वीकनेस नहीं होगा, अपोजिशन नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा, ये जस्टिफिकेशन दे रखा था। एक तो ये प्रश्न का आंसर है, और पहला भी आ गया था, क्या देखो आंसर। एक आपसे पूछा व्हाट वाज द सेंट्रल इश्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2025, क्या मुख्य मुद्दा था सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वेदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड कंट्रोल टेंपल लैंड्स, क्या ये मुद्दा था, नहीं था। द वैलिडिटी ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, यही था, इसकी वैधता, यही मुद्दा था, ये चर्चाएं नहीं की हमने, ये फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया था। आगे जो आंसर्स मिलेंगे वो लगाते चलेंगे। चलो, 2 बातें हो गई, तीसरी स्लाइड में आइए। थर्ड स्लाइड में कह रहा भाई द गवर्नमेंट व्यूज, व्यू के साथ में आप किसी चीज को कैसे देखते हो उसके लिए एज लगता है, ये एज लगा हुआ। जो सरकार है ये सब्जेक्ट हो गया, द डिटर्मिनर गवर्नमेंट नाउन, ये वर्ब, सरकार देखती है संशोधनों को किस रूप में, नेसेसरी रूप में, कि ये आवश्यक है। टू कर्ब, और आवश्यक क्यों है, रोक लगाने के लिए, रुका मतलब नियंत्रित करने के लिए। कर्ब का मतलब क्या है, नियंत्रित करना, कर्ब का मतलब है नियंत्रित करना। लिमिट, सप्रेस, कंट्रोल। एलिज्ड का मतलब है तथाकथित कह सकते हो, तथाकथित, जिस बारे में ऐसा कहा गया है। सपोज्ड, परपर्टेड, क्लेम्ड। आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाने ढंग से, स्वच्छंद भी कह सकते हो, स्वच्छंद या मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से। देखो, द गवर्नमेंट व्यूज, सरकार देखती है इस, इन अमेंडमेंट्स को, ये भी एक प्रश्न था कि अमेंडमेंट्स के बारे में सरकार क्यों, मतलब जस्टिफिकेशन कैसे दे रही है। तो सरकार यहां अमेंडमेंट्स को देखती है कि सर ये जरूरी है, एज यहां प्रेपोजिशन है भाई, कैसे जरूरी है, टू कर्ब, कर्ब करने के लिए, मतलब लिमिट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किस चीज को, एलिज्ड मिसयूज, मिसयूज नाउन है, ये एडजेक्टिव है, जो तथाकथित दुरुपयोग है, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार है, अंडर, किसके तहत, पहले वाले वक्फ एक्ट के तहत, वाइल, जबकि, ये कंजंक्शन है, क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कांग्रेस है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए द का प्रयोग है, जबकि आलोचक, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो इसे देखती है, किस रूप में देखती है, आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस के रूप में। इंटरफेरेंस नाउन है, आर्बिट्रेरी है वो एडजेक्टिव है, कि ये मनमाना एक हस्तक्षेप है। इंटरफेरेंस को आप इंटरवेंशन भी कह सकते हो, हस्तक्षेप है। इन द अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब है इश्यूज, मैटर, मामलों में, किन मामलों में, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों में,
बात समझो फिर से। सरकार इन संशोधनों को मानती है आवश्यक, किस लिए? सरकार कहती है कि बहुत जरूरी था, क्योंकि ये संशोधन होने से हम दुरुपयोग को रोक लेंगे, तथाकथित दुरुपयोग जो भी हुए हैं और भ्रष्टाचार जो भी हुआ है पहले वाले अधिनियम के तहत। जबकि आलोचक क्या मानते हैं? आलोचकों को लगता है कि यह हस्तक्षेप जो है वो मनमाना हस्तक्षेप है, किसमें? मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों में। बात क्लियर है? आगे आइए। द कोर्ट हैज नाउ स्टेट द रिक्वायरमेंट्स। कोर्ट ने अब स्टे डाल दिया है। कोर्ट जो है सब्जेक्ट हो गया, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्टेड है वो मेन वर्ब हो गई, नाउ है वो क्या है? ये आपका एडवर्ब है, समय के बताने के लिए आ रहा है। द रिक्वायरमेंट में द डिटर्मिनर है, रिक्वायरमेंट नाउन है। तो कोर्ट ने अब क्या कर दिया है? इस आवश्यकता पर स्टे डाल दिया है। क्या आवश्यकता? आवश्यकता की ओनली मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग फॉर 5 इयर्स, कि केवल वही मुसलमान जो कि 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कैन क्रिएट वक्फ, वो ही केवल वक्फ का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली मुस्लिम सब्जेक्ट है, कैन क्रिएट है वो इसकी वर्ब है, वक्फ इसका ऑब्जेक्ट है। एंड द पावर वेस्टेड, और जो पावर, जो शक्ति निहित है, वेस्टेड का मतलब होता निहित, जो सौंपी गई है, जो निहित है। एंट्रस्टेड है, एंडोर्ड है, कन्फर्ड है, ग्रांटेड है। एजुडिकेट का मतलब होता है निर्णय देना, कह सकते हो आप, निर्णय देना। ठीक है। कैप का मतलब है सीमित करना, रेस्ट्रिक्ट करना, फिक्स करना, लिमिट करना। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, जिस क्रम में है वही क्रम, इन दैट ऑर्डर या कॉरस्पॉन्डिंगली। देखो फिर से, कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है उस रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट क्या थी? कि केवल मुसलमान जो 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही वक्फ का क्रिएट कर सकते हैं। एंड द पावर वेस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और जो शक्तियां दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को क्या करने की? एजुडिकेट करने की, निर्णय देने की। निर्णय किस मामले में? वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के मामले में, कि वक्फ की संपत्ति संबंधी विवाद है, वहां पे निर्णय कलेक्टर दे सकते थे, उस पर भी स्टे लगा दिया है। दो चीजों पर स्टे लगाया है कोर्ट ने, स्टे लगा दिया है। एक तो रिक्वायरमेंट पर, रिक्वायरमेंट क्या? कि केवल मुस्लिम ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 5 साल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही क्रिएट कर सकते हैं, एक तो इस पर स्टे लगा दिया है। और साथ में स्टे लगाया है पावर पर, वो पावर जो कि वेस्टेड था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स में। और किस लिए था ये इसलिए था कि भाई आप निर्णय दे सकते हो वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में। इट ऑल्सो केप्ड, अब ये इट जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ऑल्सो है वो एडवर्ब हो गया, और ऑल्सो जनरली मैन वर्ब के पहले आता है। ऑल्सो कहां आता है? जनरली मैन वर्ब से पहले आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑल्सो केप्ड नॉन मुस्लिम मेंबर्स, इसने, कोर्ट ने, मतलब इट यहां पे किसके लिए आ रहा है? कोर्ट के लिए। यही तो कहते हैं नाउन के स्थान पे वर्ड आएगा, प्रोनाउन है, तो ये कोर्ट की जगह आ रहा है तो प्रोनाउन है। इसने नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो है ना, उनको भी सीमित कर दिया है। जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, मतलब वक्फ बोर्ड में कुछ सदस्य वो भी थे जो दूसरे धर्म के थे, उनको इसने लिमिट कर दिया है 4 तक, कि अब वो संख्या कितनी रहेगी? 4। किसमें? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, जो केंद्रीय वक्फ परिषद है उसमें। ठीक है, ये काउंसिल जो है ये परिषद होता है, ये काउंसिल जो है ये क्या होता है? परिषद। और एक काउंसिल ये होता है COUNSEL, ये होता है सलाह देना, एडवाइस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंफ्यूजिंग वर्ड में। एंड 3 इन स्टेट बोर्ड्स, और स्टेट बोर्ड्स में कितने संख्या कर दी? 3 कर दी। डाउन, डाउन एडवर्ब है यहां पे। फ्रॉम पोटेंशियली, पोटेंशियली मतलब संभवतया, पॉसिबली। 12 एंड 7, पहले कितनी थी? पहले थी ये 12 और 7 क्रमशः, मतलब स्टेट बोर्ड में पहले 7 थे, अब 3 कर दिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर पहले 12 थे, अब 4 कर दिए। इतना ही कर दिया कोर्ट ने, ये भी काम किया है। ठीक है, आगे आइए। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने यहां पे ये भी निर्देश दिया है, फिर देख सकते हैं आप, कोर्ट यहां सब्जेक्ट, ऑल्सो एडवर्ब, और ऑल्सो का प्रयोग मैनवर्ब से पहले, ये मैनवर्ब, ये कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस, तो ये सब्जेक्ट है ना। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश, ये भी निर्देश दिया है कि, दैट की, क्या निर्देश दिया है? सीईओज क्या होते हैं? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उनको बोलते हैं सीईओज। और वक्फ बोर्ड के जो सीईओज हैं, शुड प्रेफरेबली बी मुस्लिम्स, वो प्राथमिक रूप से, प्रेफर मतलब प्रीफर इसको करो आप, ठीक है, ये नहीं हो तो दूसरी बात है, बाकी प्रेफरेंस मिलना चाहिए मुस्लिम्स को। कि जो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ जो हैं वो प्रेफरेबली क्या होने चाहिए? मुस्लिम्स होने चाहिए। सीईओज की वर्ब है वो शुड भी है, जिसमें शुड हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ठीक है,
और ये प्रेफरेबली है, ये एडवर्ब है, मुस्लिम्स है वो नाउन है। द रिमूवल ऑफ द प्रोविजन, और जो रिमूवल है हटाना है, हटाना क्या, यहां भी एक प्रश्न का आंसर है। प्रोविजन फॉर वक्फ बाय यूजर रिकॉग्निशन दे रखा था ना, वक्फ बाय यूजर, ठीक है, ये इसको ऐसा कैसा पढ़ो, प्रोविजन मतलब प्रावधान, एक प्रावधान था, वक्फ बाय यूजर, रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, आइडेंटिफिकेशन। तो इस मान्यता को हटाने का प्रावधान इन द अमेंडेड लॉ, किसमें, उस कानून में जिसको संशोधित किया गया है, ये नाउन है। अमेंडेड है वो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, द डिटरमिनर है। तो वो कानून जो संशोधित किया गया है उसमें इस चीज की मान्यता को हटाने का जो प्रावधान है उसको भी सही ठहराया गया है। अब ये रिमूवल की वर्ब है वो हैज बीन अपहेल्ड है, ये वर्ब है जिसमें अपहेल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म अपहोल्ड होती है, सेकंड फॉर्म अपहेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म अपहेल्ड होती है। अपहोल्ड का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, समर्थन करना है, समर्थन करना। कैविएट का मतलब चेतावनी है, शर्त भी कह सकते हो, चेतावनी या शर्त, वार्निंग, कंडीशन या प्रोविजो। डीम का मतलब मानना है, कंसीडर, रिगार्ड या ट्रीट। बात समझ में आ गई। देखो, तो जो रिमूवल है, हटाने का प्रोसेस, रिमूव करने का प्रोसेस, रिमूवल हुआ, द डिटरमिनर हो गया, ये आपका नाउन हो गया। तो जो रिमूवल है किसका, प्रावधान, प्रावधान कौन सा, वक्फ बाय यूजर जो मान्यता है उसका, किसमें, संशोधित कानून में। उस रिमूवल को क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है, उसको सही ठहराया गया है। एज वैलिड मतलब इसको सपोर्ट करके कहा गया है कि ये क्या है, ये वैलिड है, सही है, लीगल है। बाय द कोर्ट, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। विद द कैविएट, लेकिन साथ में एक शर्त रखी गई, चेतावनी दी गई है, दैट वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड एज ऑन अप्रैल 8 2025 की वो वक्फ संपत्तियां जो कि रजिस्टर की गई थी किस दिन, इस तारीख तक। एज ऑन का मतलब है यहां तक रजिस्टर की गई थी 8 अप्रैल 2025 तक। अंडर सच ए क्लेम, ऐसे किसी दावे के तहत रिमेन प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो सुरक्षित रहेंगी इनके पास। बात क्लियर है क्या। तो जो रिमूवल है वक्फ बाय यूजर रिकॉग्निशन का, उसको हटाने का जो है ना, इसको भी ठीक ही माना गया है ना, इसको कोर्ट ने वैलिड कहा है, लेकिन एक शर्त रखी है कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर थी यहां तक, है ना, इस किसी भी दावे के साथ कि हमने रजिस्टर कर रखा है, तो वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। रेस्ट्रिक्शंस ऑन वक्फ स्टेटस, ये जो है प्रतिबंध, है ना, बैन, प्रोहिबिशन, किस पर, वक्फ स्टेटस पर। फॉर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, किसके लिए, जो भी सुरक्षित स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्मारक, एंड ट्राइबल लैंड्स, और अनुसूचित जो जमीनें हैं, वर डीम्ड, इन रेस्ट्रिक्शंस को माना गया, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी, और ये मैन वर्ब डीम्ड, इनको माना गया कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, मतलब संवैधानिक रूप से सही माना गया। ये आपका वैलिड जो है वो एडजेक्टिव है, और कॉन्स्टिट्यूशनली है वो क्या है, एडवर्ब है। समझो फिर से, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं किसको लेकर, वक्फ स्टेटस को लेकर, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, और किसके लिए ये स्टेटस, वक्फ स्टेटस किसका, मतलब वक्फ का एक स्टेटस है कि भाई वक्फ के अंदर ये मॉन्यूमेंट्स आएंगे, ये ट्राइबल लैंड्स आएंगी, तो इन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उनको संवैधानिक रूप से सही माना गया, ये कहना चाहता है। ठीक है भाई, अब आओ आप पैसेज पर, और बाद में हम एक जो मैच द कॉलम वाला एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। क्या कहा गया देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सेकंड कह रहा है कि विच प्रोविजन डिड द कोर्ट पुट ऑन होल्ड, कौन से प्रोविजन को कोर्ट ने होल्ड पर डाल दिया। द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन स्टेट बोर्ड्स, क्या स्टेट बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स, ये तो नहीं है, हमने तो केवल संख्या की जरूर बात की है कि लिमिट करी है संख्या, बाकी ये बात थोड़ी ना करी है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को लेकर कुछ कहा गया है। दूसरा इसमें दे रखा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पावर टू एजुकेट वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इसको डाला है क्या, भी दो चीजें दी थी आपको, याद आ रहा हो तो, दो चीजें थी, उन दो चीजों में ये बात थी, एक तो था, देख सकते हो देखो यहां पे आप, इन दो चीजों में दो पर स्टे लगाया था। ये देखो, कोर्ट ने एक तो स्टे लगाया था किस पर, नहीं ये नहीं था, यहां पे ये वाला, एक तो ये स्टे लगाया था कि केवल मुस्लिम मेंबर्स जो है ना, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 सालों से वही क्रिएट कर सकते, दूसरा ये कि जो वेस्टेड पावर था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का एजुकेट करने का वक्त प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को, उस पर स्टे लगाया। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ 4 ऑप्शंस के आधार पर कौन सा हो जाना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाउ डज द गवर्नमेंट जस्टिफाई द अमेंडमेंट,
इसने जस्टिफाई कैसे किया, कहा था ना कि ये गवर्नमेंट कह रही है कि जरूरी था ये, तो जरूरी था उसमें देखो एक वर्ड आया था कर्ब मिसयूज एंड करप्शन अंडर द अर्लियर लॉ, इसके लिए कि भाई ये एक तो आपको क्या करेगा, जो मिसयूज तथाकथित मिसयूज हुआ है उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, दूसरा जो करप्शन हुआ था पहले वाले कानून में उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, तो सी आपका आंसर आएगा। और एक आपसे पूछा द रिमूवल ऑफ वर्क बाय यूजर, ये भी आया था, है ना, वॉज अपहेल्ड विद विच कैविएट, क्या इसमें शर्त रखी गई थी, तो शर्त ये थी कि जो भी प्रॉपर्टी थी इससे पहले पहले की वो सब वो प्रोटेक्टेड हैं, यहां तक की प्रॉपर्टी जो है प्रोटेक्टेड है, यही बात कही थी। और एक हमने डिस्कस कर ही लिया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था सिनोनिम वाला वो हम कर ही चुके थे, तो ये हमारे पैसेज वाले आंसर्स आ गए। अब आइए वो कैब को रिवाइज करने का एक और तरीका जो हमने ऐड कर रखा है, देखो देखिए इसमें पहला पूछा है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट देखो इनमें से द लीगल अथॉरिटी या रूल क्लॉज एंड अनप्रूवन चेंज और मॉडिफिकेशन इन लॉ, ये आपका आंसर आएगा ई, बदलाव को बोलते हैं अमेंडमेंट, संशोधन। एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, आरोप के लिए देखो यहाँ पे ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मॉडल प्रिंसिपल एंड अनप्रूवन क्लेम और एक्यूजेशन, ये आ जाएगा सी, एक्यूजेशन दे रखा है आरोप। फिर इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी होती है, ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी दे रखा है डी, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। फिर जुरिस्डिक्शन, ये न्यायिक क्षेत्र होता है आपकी लीगल अथॉरिटी, है ना, तो ये आपका ए आंसर आ जाएगा। और प्रोविजन जो है प्रावधान होते हैं, रूल क्लॉज और कंडीशन इन लॉ, ये बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में, अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।